याद नहीं रख सकते कि ये ऑर्गेनिज्म वायरस है, ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। अगर हमारे पास ऐसे लिस्ट रेडी है तो अगर वो हमारे आंखों के सामने से हमेशा जा रही है तो वी गेट यूज टू दोज नेम्स, क्योंकि जो बैक्टीरिया के नाम है, जो प्रोटोजोआ के नाम है। वेरी गुड। रिंगवर्म, ट्राइकोफेन, सार्कोम्स, फंगाई, गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरी, बैक्टीरिया। वेरी गुड, 2 डिसीजेस हो गए। परफेक्ट, वेरी गुड राहुल जी। Correct. So you can, all other students in the group, you can write down these 2 diseases. Ringworm, it is caused by a fungus named Trichophane sarcome. Next, gonorrhea, it is caused by Neisseria gonorrhoeae. It is a bacteria. ओके, और किसी ने नई लिस्ट बनाई है? आई अज्यूम दैट बाकी के किसी ने कुछ लिखा नहीं है। एटलीस्ट अगर आप टाइप कर रहे हो तो प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में पहले येस बता दीजिए, सो दैट आई विल वेट। क्या आप टाइप कर रहे हो? आपकी जो लिस्ट है वो आ रही है आगे? ऐसा करके मैं रुक जाती हूँ, वरना वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर, जो आज का टॉपिक है वो। बाकी किसी ने कोई लिस्ट बनाई है ऐसी? नहीं बनाई है, ओके। और ओके, प्लीज ट्राई टू मेक दिस लिस्ट, इट्स फॉर यू। ओके, जैसे अभी हमारा रिंग वर्म हमने वो प्रेजेंटेशन में देखा था, लेकिन गोनोरिया आपने कभी नाम सुना नहीं होगा शायद से। गोनोरिया उस प्रेजेंटेशन में भी नहीं था, तो ये नया नाम आपको कुछ पता चल गया, गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरी। ये भी एक जिसपे रिसर्च हो रहा है, ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा डिसीज है। ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा ना हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको ऐसा लगे कि ये पहले कभी सुना ही नहीं है। इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे वायरस, इतने सारे फंगस, इसके डिसीजेस में अकेली अगर लेके बैठ गए कि हर एक लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे तो हमारा पूरा साल सिर्फ इसी में चला जाएगा और कोई टॉपिक कवर नहीं होगा बायोलॉजी का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। ओके, तो अगर हर एक ने ये लिस्ट बनाते गए हम लोग तो ये बड़ी होती जाएगी, और मैंने ऐसा कहा है एटलीस्ट 5, तो हमें आगे बढ़ते जाना है। इनमें जो कुछ नया आएगा हमारे सामने वो लिखते जाना है, वो लिस्ट में ऐड करते जाना है। ओके, सो प्लीज ट्राई टू मेक दैट लिस्ट फॉर यू। लेक्चर के लिए है या फिर मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं, आप ही के पास वो लिस्ट रहेगी तो आपको ही आसानी होगी फाइनल में पढ़ते वक्त। ऐसा नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस, हर एक कॉजेटिव एजेंट, हर एक डिसीज याद रहेगा। एटलीस्ट अगर आपके नजरों के सामने से वो गया है तो कहीं ना कहीं पे जब आप पेपर में वो क्वेश्चन पढ़ोगे आप रिलेट कर पाओगे। ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने वैक्सीन्स के बारे में देखा था, और जो भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कुछ एक वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, आपको नाम याद है उसका? क्या इनिशिएटिव लिया गया है? The ultimate goal of that initiative was all the pregnant women and all the children should be fully immunized for some diseases, for certain diseases. तो आपको याद है वो मिशन का नाम क्या था, वो इनिशिएटिव क्या था? और वो इसलिए लिया गया है ताकि सारी जो प्रेग्नेंट औरतें हैं और जो बच्चे हैं उनका फुल इम्यूनाइजेशन हो जाए। करेक्ट, मिशन इंद्रधनुष। परफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने वो मिशन इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा पढ़ा था, पोलियो वैक्सीन के बारे में पढ़ा था। पोलियो वैक्सीन इसलिए सिर्फ उसी के बारे में पढ़ा क्योंकि वो ज्यादा मतलब वो डिसीज कंप्लीटली इरेडिकेट होने को आया है अभी इंडिया से, और उसके बारे में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हॉट टॉपिक है अभी। ओके, तो अब हमें कुछ वायरसेस, उनके उनसे होने वाले डिसीजेस
और उन पे वैक्सीन है या नहीं, ऐसा थोड़ा पढ़ना है। अब हम ऐसे कुछ डिसीजेस लेने वाले हैं जो न्यूज में है, अभी हॉट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पे आएंगे, कुछ पुराने डिसीज पे तो नहीं आएंगे, जो हिट हो चुके हैं, मतलब जो डिसीजेस हिट हो चुके हैं, जिनका बहुत सारा प्रभाव पूरी भारत देश पे पड़ा है या फिर पूरे जग पे पड़ा है, ऐसे ही डिसीजेस के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। कुछ पुराना जो हो चुका है, जिसके बारे में अब कोई सोचता भी नहीं है, ऐसे डिसीजेस के बारे में क्वेश्चंस नहीं आते यूजुअली। तो इसलिए हम ऐसे ही डिसीजेस कवर करते जाएंगे जो कभी ना कभी आके गए हैं, या फिर एग्जाम में जिनके बारे में बताया गया है, या जो अभी प्रेजेंट है, जिनके बारे में अभी चर्चा होती है, ऐसे डिसीजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार बता दीजिए, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके। So the first virus is rotavirus. Rotavirus is the most common virus that contaminates the bowels. It causes diarrhea among infants and children throughout the world and causes over 4,50,000 deaths worldwide annually, inclusive of 1,10,000 deaths in India, which accounts for 22% of the estimated global deaths from diarrhea causing rotavirus. तो अब हमें इसमें याद क्या रखना है, हमें जब नोटबुक में आप मेंशन करोगे रोटावायरस, इट कॉजेज डायरिया इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो एस्टिमेटेड ग्लोबल डेथ रेट है वो 22% है, मतलब इंडिया से जग के, इंडिया और दुनिया के डेथ रेट को कंपैरिजन किया तो इंडिया में 22% डेथ रेट है ड्यू टू रोटा वायरस। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब symptoms: rotavirus affects the body in many ways and multiple infections can be noticed: vomiting, low grade fever, watery diarrhea, nausea. ये सारे जो नॉर्मल डायरिया के सिम्टम्स है वही आएंगे। आपको ऐसा एग्जाम में बहुत कम बार क्वेश्चंस आते हैं कि इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है। ये जो बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स है उनके जो एग्जाम्स होती है इसमें ये क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में जनरल साइंस के टॉपिक में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये पर्टिकुलर डिसीज के सिम्टम्स क्या है, लेकिन उसका इंडिया में परसेंटेज कितना है। अब जैसा रोटावायरस का है 22%, कितना प्रिविलेंस है उस डिसीज का, जितना प्रिविलेंस ज्यादा है उतना उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए प्रिविलेंस के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। तो 22% प्रिविलेंस है, ये आपको याद रखना है। उसकी वजह से क्या होता है वो याद रखना है। रोटावायरस डायरिया 22% प्रिविलेंस, रादर 22% डेथ रेट। व्हाट इज रोटावायरस वैक्सीन? अब इसका मतलब क्या है कि इस डिसीज पे कोई ना कोई वैक्सीन अवेलेबल है। रोटावायरस वैक्सीन प्रिवेंट्स डायरिया वायरस टू एंटर द बॉडी विच कॉजेज डेथ। तो अब डेथ रेट कम करने के लिए क्या मेजर किया गया है, उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर वैक्सीन डेवलप किया है। रोटा शील्ड इज अ रोटा वायरस वैक्सीन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो। रोटा वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन आया है उसका नाम क्या है, तो रोटा शील्ड। अब एग्जाम में कैसे होगा, अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें रोटा नाम है तो आपको पता चल जाएगा कि रोटा वायरस के अगेंस्ट है तो रोटा के नाम से कहीं पे आएगा। पर वो ऑप्शन में इतने इजी नहीं देंगे कि रोटा शील्ड एक दिया और बाकी के सारे डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी ऐसे नाम दिए। वो रोटा शील्ड देंगे, वो रोटा प्रोटेक्ट देंगे, ऐसे कुछ ऑप्शंस देंगे जिसकी वजह से जिन चारों ऑप्शंस के बीच में रोटा तो होगा ही, आपको उसके आगे का वर्ड कैच करना है, वो वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए रोटा शील्ड याद रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बोला, अब हमारे लिस्ट में कैसे ऐड हो जाएगा, डायरिया बाय रोटा वायरस, तो उसका कॉजेटिव एजेंट विल बी रोटा वायरस। वैक्सीन, इज देयर अ वैक्सीन? यस, वैक्सीन का नाम रोटा शील्ड। ओके, तो जब भी आप पढ़ोगे तो ये लिस्ट में आपके सामने आ जाएगा। It was vaccine by which was licensed in 1998 in the United States. In 1999, however, the manufacturer withdrew it from the market, risking bowel obstruction in one of every 12,000 vaccinated infants. The vaccine was under trial for 8 years since the withdrawal. After efficient research, Rotarix by Glaxo GSK and Rotatech by Merck were manufactured, which is effective and safe. तो अब 3 वैक्सीन के नाम हो गए हैं इसमें, रोटा शील्ड आ गया, रोटारिक्स आ गया और रोटाटेक आ गया।
तो अभी जो यूज में है वो कौन से है, वो लास्ट वाले दो है, और ऊपर का वैक्सीन आ चुका है लेकिन उसका इफेक्टिवनेस कम था इसलिए वो मार्केट से चला गया है। तो अभी इफेक्टिव कौन से है और यूज में कौन से है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये दो वैक्सीन अभी यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैक्सीन आने के लिए कितना स्पैन लगा है उसमें। द वैक्सीन वॉज अंडर ट्रायल फॉर 8 years। उसका विड्रॉल होने के बाद 8 साल बाद वैक्सीन आया। ओके तो जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि वैक्सीन आना मतलब कोई आसान काम नहीं है। जैसे अभी लोग कोरोना के लिए बोल रहे हैं कि 1-2 महीने में वैक्सीन आना एक्सपेक्टेड था, अभी तक क्यों नहीं आया। तो इट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर अ वैक्सीन, क्योंकि जब वैक्सीन शरीर के अंदर जाता है तो हम वायरस डाल रहे हैं शरीर में, तो उसके सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स ना आए इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा उसका पढ़ाई करनी पड़ती है और तभी जाके वैक्सीन मार्केट में आता है। तो कोई भी वैक्सीन ऐसे 7-8 महीने में नहीं आया है। हर एक वैक्सीन को आने में 8-10 साल लगे ही है। लेकिन कोरोना का अभी प्रादुर्भाव इतना ज्यादा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन इमीडिएटली आना चाहिए। किसी भी डिसीज का वैक्सीन जल्दी आ नहीं गया है। ओके सो दिस वाज अबाउट रोटा वायरस। हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है रोटा वायरस के केस में। तो वायरस का नाम, उसका डिसीज क्या है तो डायरिया है, उसका इंडिया में डेथ रेट कितना है तो 20%, उस पर वैक्सीन है क्या तो हाँ है वैक्सीन, और उनके नाम। ओके जो वैक्सीन के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, द वैक्सीन विच आर यूज्ड नाउ, रोटारिक्स और रोटाटेक। Okay, so this was all about rotavirus. Now coming to next virus, that is Zika virus. Zika virus infection is caused by the bite of an infected Aedes mosquito. Now, do you remember हमने Aedes mosquito के बारे में और कौन से डिसीज में पढ़ा था? हमने ये किया है, एकदम पहला जो प्रेजेंटेशन था उसमें एडिस मस्क्यूटो का नाम आया था, और वो एडिस मस्क्यूटो की वजह से कौन सा डिसीज होता है, या फिर विच कैरीज दैट डिसीज। No, for malaria it is female Anopheles mosquito. The name is different. बहुत कॉमन डिसीज है, इंडिया में प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस आने के चांसेस भी इसलिए बहुत ज़्यादा है। कौन से दो मेन डिसीजेस है जो जो ना हो इसलिए हम लोग मस्क्यूटो बाइट्स प्रिवेंट करना चाहते हैं। एक तो मलेरिया हो गया जिसका मैंने बता दिया कि मलेरिया नहीं है एडिस की वजह से। तो अब आपको दूसरा कुछ गेस करना है। करेक्ट, डेंगू, एडिस इजिप्टी। ओके तो डेंगू, और उसका एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट, ये ट्रांसमिशन एजेंट है, वेक्टर बोर्न डिसीज है डेंगू। वेक्टर मतलब क्या कि कोई एक ऐसा एजेंट जैसे एडिस मस्क्यूटो जो कॉजेटिव एजेंट को पहुंचाता है जिसमें डिसीज होता है, यानी कि जो डेंगू का वायरस है वो एडिस इजिप्टी से इंसान में आ जाता है और जिसकी वजह से डेंगू होता है। लाइक मस्क्यूटो, लाइक मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो नहीं है। मलेरिया स्प्रेड फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो से होता है। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट याद है आपको, हमने डिस्कस किया था। इज इट अ वायरस, इज इट अ बैक्टीरिया, इज इट अ प्रोटोजुआ? डू यू रिमेंबर दिस? मलेरिया किसकी वजह से होता है? स्प्रेड फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो की वजह से होता है। और पॉजिटिव एजेंट क्या है उसका? किसी को भी याद नहीं है मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा था, हमने पढ़ा था प्रोटोजुआ। वेरी गुड। और उस प्रोटोजुआ का नाम अगर बाय चांस आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं 4 ऑप्शंस दे देती हूँ। निमेटोड, अर्थवर्म, प्लाज्मोडियम,
या फिर नन ऑफ द अबव। ऐसे 4 ऑप्शंस आ गए आपको एग्जाम में। वेरी गुड, प्लाज्मोडियम करेक्ट। तो आ गया मलेरिया का। मलेरिया वेक्टर बोर्न डिसीज है, वेक्टर की वजह से स्प्रेड होने वाला डिसीज है। कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। द मोस्ट fatal is which causes death is falciparum, plasmodium falciparum। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया और कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, और 4 ऑप्शंस में चारों में आपको प्लाज्मोडियम ही दिखेगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो उस समय आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मार्क करना है। ओके, तो ये भी याद रख लीजिए, फैल्सीपेरम। ओके, नाउ ये जीका वायरस भी अब एडिस, ये मॉस्किटो की, ये जीनस है, मॉस्किटो का ग्रुप है एडिस नाम का, तो उसकी वजह से डेंगू भी स्प्रेड हो रहा है और जीका वायरस भी स्प्रेड हो रहा है। इट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज ऑफ द एडिस जीनस, एडिस इजिप्ट, which can breed in a pool of water as small as a bottle cap and usually bite during the day। अब जैसे कि डेंगू के केस में है वैसे ही वो पानी में ही ग्रो हो रहा है। द एशियन टाइगर मस्क्यूटो एडिस अल्बोपिक्टस इज ऑल्सो नोन टू ट्रांसमिट द वायरस। इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीका वायरस कॉजेटिव एजेंट उसका जो है वो वायरस ही है, और ट्रांसमिशन एजेंट या वेक्टर कौन है, तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मस्क्यूटो, ये याद रखना है। सिम्टम्स क्या है? द इलनेस इज यूजुअली माइल्ड विथ सिम्टम्स लास्टिंग फॉर सेवरल डेज टू अ वीक। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ जीका आर फीवर, रैश, जॉइंट पेन और कंजक्टिवाइटिस। Other common symptoms include muscle pain and headache. The incubation period, the time from exposure to symptoms for Zika virus disease is not known, but is likely to be few days to a week। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वायरस की शरीर में एंट्री हो जाना और उसके सिम्टम्स दिखना, इसके बीच का जो टाइम होता है जब वो वायरस शरीर में जाके उसके जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है, तब तक का टाइम। ओके, अभी जब कोई इंसान अगर यूएस से इंडिया में आ रहा है या फिर कहीं भी कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो बीच में ऐसा स्ट्रिक्ट रूल था 14 डेज का क्वारंटाइन टू अवॉइड कोरोना। तो ये 14 डेज किसने डिसाइड किए और क्यों किए, कैसे किए? वो 2 डेज 3 डेज क्यों नहीं था, वो 14 डेज का कंपलसरी क्यों था? एनी आइडिया अबाउट दैट? अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसी के लाइन में है ये। जब आपने सुना होगा ना, ये तो ना अभी बहुत बार सुनाई दिया है हमें कि कोरोना वायरस अगर कोई भी कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहीं से कोई जा रहा है, तो कंपलसरी उस इंसान को वहां पे 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड रहता था। तो वो 14 ही क्यों था? वो 20, 25, 30 या फिर उससे कम 8-10 दिन के लिए क्यों नहीं था? 14 डेज रहना क्यों कंपलसरी है? ये 14 नंबर उन्होंने कहाँ से निकाला है? दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस। मतलब किसी इंसान के शरीर में अगर कोरोना वायरस डे 1 को गया है तो उसके सिम्टम्स दिखने तक वो 14 डेज लेता है। ऐसा हर एक में करेक्ट 14 दिन में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या तो अगर पूरे के पूरे 14 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे, उससे कम में भी सिम्टम्स आ सकते हैं, 7th 8th डे को भी सिम्टम्स दिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर 14 डेज तक कोई सिम्टम नहीं आया, इसका मतलब वायरस नहीं गया है उसके शरीर में, या फिर बॉडी ने वायरस को फाइट ऑफ अच्छे से कर दिया है। सो दैट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट कोरोना वायरस वाज 14 डेज, इसलिए 14 डेज का क्वारंटाइन होता है। तो ऐसा जीका वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू डेज टू अ वीक। There are concerns that pregnant women who become infected with Zika virus can transmit the disease to their unborn babies with potentially serious consequences। तो अब ये वायरस के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? तो इस वजह से कि प्रेग्नेंट वुमेन हु इज कॉन्टेक्टेड विद जीका वायरस, तो वो अनबॉर्न चाइल्ड को ये डिसीज ट्रांसमिट कर सकती है, और जिसके सिम्टम्स और जिसके कंसिक्वेंसेस और ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। Reports from several countries, most notably Brazil, demonstrate an increase in severe fetal birth defects and poor pregnancy outcomes in babies
whose mothers were infected with Zika virus while pregnant. तो अब ये क्या हो गया, ब्राजील में ऐसा दिखाई दिया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हु वर इन्फेक्टेड विद जीका वायरस, उनके बेबीज में पुअर डेवलपमेंट दिखाई दी या कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दिए। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिसीज हमें फोकस में क्यों लाया है या फिर इसके बारे में क्यों लिखा है, यूपीएससी के आपके सिलेबस में जीका वायरस के बारे में क्यों लिखा है, क्योंकि ये अवॉइड करना जरूरी है कि अगर 10 प्रेग्नेंट वुमेन है और उनमें से 9 जीका वायरस से इन्फेक्टेड है और अगर उनके बेबीज जो आएंगे वो अंडर डेवलप्ड होंगे तो वो नेशन के लिए हार्मफुल है। ऐसे बच्चे, वो बच्चे के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, उनके माता पिताओं के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और जिसका असर पूरे देश पे पड़ने वाला है। तो इसलिए हमें ये अवॉइड करने के लिए क्या करना है, उसके पहले से ही तैयारी करके रखनी है कि प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में अगर उन्हें वो जीका वायरस से इन्फेक्टेड है तो उनके बेबीज की पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी बिफोर बर्थ। The newborn infants are suffering from microcephaly. It is a rare condition where baby has an abnormally small head. तो अब ऐसे बच्चे को जन्म देके उसका पालन पोषण करना, ये भी हर एक माता पिता को उसका इलाज भी पॉसिबल नहीं होता है। हमारे देश में सारे इतने अमीर नहीं होते कि उनके बच्चों के ऊपर वो जिंदगी भर खर्चा करते रहे फॉर मेडिकल नीड्स, राइट। तो ऐसी कंडीशन में ये देखना भी बहुत जरूरी होता है कि वो बच्चा अच्छे से ही पैदा हो ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो पाए और मेडिकल नीड्स पे ज्यादा पैसा ना खर्च हो जाए। सो अब ये ट्रांसमिशन कैसा है, जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल प्राइमरीली थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस स्पीशीज। दीज आर द सेम मस्क्यूटोज दैट स्प्रेड डेंगू एंड चिकनगुनिया। और एक ऐड हो गया, चिकनगुनिया भी आ गया हमारी लिस्ट में। These mosquitoes typically lay eggs in and near standing water in things like buckets, bowls, animal dishes, flower pots and vases. Mosquitoes that spread chikungunya, dengue and Zika are aggressive daytime biters. They can also bite at night. Mosquitoes become infected when they feed on a person already infected with the virus. Infected mosquitoes can then spread the virus to other people through bites. मतलब क्या कि एक ए नाम का इंसान इन्फेक्टेड है, वो ए नाम के इंसान को किसी मस्क्यूटो ने काट लिया। अब मस्क्यूटो में वायरस नहीं है लेकिन वो मस्क्यूटो ने ए इंसान को काट लिया है जो ए में वायरस है, तो वो वायरस ए से मस्क्यूटो में चला गया और मस्क्यूटो ने जब बी इंसान को काट लिया, जो बी इंसान इन्फेक्टेड नहीं था पर मस्क्यूटो की वजह से वो वायरस बी में चला गया और ऐसे उसका स्प्रेड आगे बढ़ता जाता है। तो इसके लिए हमें प्रिवेंशन लेना है कि मस्क्यूटो बाइट ना हो। अगर मस्क्यूटो बाइट नहीं होनी चाहिए तो उसका पहला क्या है, मस्क्यूटो की ग्रोथ ही ना हो। और इसलिए वो बोलते हैं कि स्टैग्नेंट वाटर ऐसे जमा करके मत रखो क्योंकि उसमें वो अंडे आ जाते हैं, उनके एग्स आ जाते हैं किसी मस्क्यूटो के, और अगर वो अंडे आ जाए, वो मस्क्यूटो ग्रो हो जाए तो कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्टेड इंसान को काट लेगा और डिसीज स्प्रेड होता जाएगा। It is possible that Zika virus could be passed from a mother to her baby during pregnancy. Studies are going on how some mothers can pass the virus to their babies. तो अब इसके ऊपर भी पढ़ाई करनी रिसर्चर्स का काम होता है कि कैसे वो मदर से फीटस तक पास कैसे हो रहा है, कैन वी प्रिवेंट दैट पैसेज। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी ना इन्फेक्ट हो जाए, इसलिए कोई प्रिवेंशन हो रहा है क्या। अब जैसे कोरोना के टाइम पे भी ये लोग बहुत से देख रहे थे कि कोरोना माता से बेबी में जा रहा है या नहीं। प्रेग्नेंट वुमेन में वो कोरोना अगर बेबी को हो गया तो बेबी की इम्यूनिटी एकदम पहले दिन इतनी अच्छी नहीं रहती कि दैट विल फाइट ऑफ दैट इन्फेक्शन। तो ये भी चेक करना जरूरी होता है। ओके, सो प्रिवेंशन, नो वैक्सीन एग्जिस्ट टू प्रिवेंट जीका वायरस डिसीज। तो अब यहाँ पे जैसे वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव मेजर, ऐसा हम लोग पिछले लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि वैक्सीन इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। कोई डिसीज ना हो इसलिए वैक्सीन लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो ऐसा जीका वायरस के प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रिलाइज ऑन रिड्यूसिंग मस्क्यूटोज थ्रू सोर्स रिडक्शन। जैसे कि मलेरिया और डेंगू के केस में है, मलेरिया और डेंगू का भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमें अगर उन्हें प्रिवेंट करना है, मलेरिया का प्रिवेलेंस रिड्यूस करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आइदर
नेट्स लगा के सो जाओ, या फिर वो सोर्स जो है, जो पानी की टंकियां भर के रहती है जिनमें एग्स आ जाते हैं, उनकी ग्रोथ ही ना होने देना। The World Health Organization has recently declared the Zika virus and its suspected link to birth defects as an international public health emergency, a rare move that signals the seriousness of the outbreak and gives countries new tools to fight it. ये आप जो लिस्ट बना रहे हो या फिर आप कुछ लिख के ले रहे हो अगर लेक्चर में से, तो ये लिख के रखिए, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। मतलब अब डिसीज आइडेंटिफाई ब्राजील में हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे स्प्रेड ना हो, बाकी की दुनिया में स्प्रेड ना हो, इसलिए WHO डिक्लेयर्स दैट डिसीज एज रिस्क। ये रिस्क है सारे देश के लिए, बाकी के जो कंट्रीज है उनके लिए ये रिस्की है, और इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है ये वहां तक पूरे देश में स्प्रेड ना हो, इसलिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं आपको, इसकी गाइडलाइन वहां पे दी जाती है। फिर India's health ministry issued health advisory appointing National Center for Disease Control as the nodal agency for investigation of outbreak. Integrated Disease Surveillance Program IDSP through its community and hospital based data gathering mechanism would track clustering of acute febrile illness and seek primary case if any among those who travel to areas with ongoing transmission. तो ये जो सारी चीजें हैं ये हर एक डिसीज के लिए कॉमन है। हॉस्पिटल्स में यही डेटा जनरेट होगा कि कोई अलग टाइप का डिसीज दिख रहा है तो ये क्या सिम्टम्स है इसके, और फिर वो कहाँ से आया है, उस इंसान की हिस्ट्री पूछी जाती है। मतलब अगर उसने ट्रैवलिंग किया है, अगर कोई इंसान इंडिया में आया, ब्राजील से आया कोई ग्रुप, और वो जीका वायरस से ट्रांसमिटेड है, तो देयर आर चांसेस दैट दीज पीपल विल ट्रांसमिट डिसीज नाउ इन इंडिया। ओके, तो ये जो यहाँ पे नाम दिए गए, इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री के ने कौन सा किसके अपॉइंटमेंट किए, तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, ये नाम याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखिए। ओके, WHO कब किसी डिसीज को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोला जाता है, जब उसका सीरियसनेस ज्यादा होता है, उसका स्प्रेड और कंट्रीब्यूशन, वो पर्टिकुलर वायरस का कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपिंग डिसीज ज्यादा होता है, तब उसे कुछ ग्लोबली जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में WHO तभी उसे कुछ डिक्लेरेंस देता है कि जब ऐसा नजर आए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत फास्ट ट्रांसमिट होने वाला है, जैसा अभी कोरोना के लिए भी सेम किया गया है, सेम मेजर्स किए गए कोरोना के लिए, राइट, कि कोई भी कहीं से बाहर से आ रहा है तो उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है। कोई कोरोना का इन्फेक्टेड पेशेंट आया, जब आपने पहले अप्रैल में मार्च में जब आपने न्यूज सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी कोई इन्फेक्ट हो रहा है तो उस इंसान को पूछा जाता था कि आप कहाँ से आए हो, ताकि पता चले कि वो इंसान ने कहाँ से कैरी किया है वो डिसीज, और ताकि उसके आजू बाजू में जो लोग आए, उसके कांटेक्ट में जो लोग आए, उन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स, उन्हें पहले से ही मेडिकेशन पे रखना, उन पे डिसीज ना डेवलप हो, इसकी कोई स्ट्रेटेजीज डेवलप करना। इसलिए धीरे धीरे उसका स्प्रेड इतना होता गया कि अब ये पूछना बंद हो गया, कोई भी किसी के भी कांटेक्ट में आके कभी भी कोरोना हो सकता है, इट इज दैट इजियर नाउ। लेकिन तब आपने अगर न्यूज में देखा होगा तो हर एक इंसान का ऐसे देखा जाता था कि पुणे में एक फैमिली मिली, वो दुबई से आई थी, दिल्ली में एक बंदा मिला जो US से आया था, ऐसा न्यूज में आ रहा था। वो क्यों, उसका ओरिजिन क्यों पूछा जाता है, वो कहाँ से आया है वो क्यों पूछा जाता है, ताकि उसने वो डिसीज कहाँ से कैरी किया वो हमें समझ में आ जाए, और उसके साथ उसके कांटेक्ट में जो जो लोग आए उन पे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स तब इमीडिएटली लिए जाए। द नेक्स्ट वायरस, अब अभी तक हमने 2 वायरस किए, एक तो था रोटा वायरस और सेकेंड वन वाज जीका वायरस। अब हमें आगे का एक वायरस करना है, इबोला वायरस। इबोला वायरस डिसीज फॉर्मरली नोन एज इबोला हेमोरेजिक फीवर is a severe often fatal illness in humans. Fatal मतलब the disease which causes death. The virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through human to human transmission. Fruit bats of the Pteropodidae family are considered to be the natural hosts of the Ebola virus. Ebola is introduced into the human population through close contact with the blood,
secretions, organs or other body fluids of infected animals. तो अब ये जो इबोला वायरस के भी बारे में आपने सुना होगा ना, इबोला वायरस का जब आउटब्रेक हुआ था उसके बारे में भी बहुत डिस्कशंस हुए थे कि वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, या फिर उसका ओरिजिन इन अफ्रीका. इन्फेक्शन हैज बीन नोटिस्ड अमंग दोज हैंडलिंग इन्फेक्टेड चिंपांजीज, गोरिल्लास, फ्रूट बैट्स, monkeys, forest antelope found ill or dead in the rain forest. तो जो लोग ये इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आए उन सारों में ये सारे सिम्टम्स दिखाई दिए, और फिर तब उस डिसीज का ओरिजिन पता चला, या फिर ये कोई डिसीज नया आया है ऐसा पता चला. इबोला then spreads in the community through human to human transmission with infection resulting from direct contact through broken skin or mucous membranes with blood secretions organs. तो ट्रांसमिशन का ओरिजिन कहाँ से है? कोई इन्फेक्टेड वाइल्ड एनिमल था जो इन्फेक्टेड था वायरस से, वो वायरस इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आ गया, और जैसे ही ह्यूमन बींग्स में आ गया ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो गया. राइट, सेम विथ अभी जो आया है कोरोना, उसका भी सेम है. बैट से आ गया, बैट से ह्यूमन में आया, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो गया. तो इबोला का भी वैसा ही है, इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देन स्टार्टेड. Healthcare workers have frequently been infected while treating patients with suspected or confirmed EVD when infection control precautions are not strictly practiced. तो ये भी चांसेस होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, जो इन पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ जाए, तो अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स भी उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं. साइंस एंड सिम्टम्स क्या इस डिसीज के? ईवीडी इज अ सीवियर एक्यूट वायरल इलनेस often characterized by the sudden onset of fever, weakness, muscle pain, headache, sore throat. This is followed by vomiting, diarrhea, rash. ये सारे सिम्टम्स है वो डिसीज के. मैंने जैसा कहा सिम्टम्स के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. The incubation period is 2 to 21 days. In the absence of effective treatment and a human vaccine, raising awareness of the risk factors for Ebola infection and the protective measures individuals can take is the only way to reduce human infection and death. तो जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है उन सारे डिसीजेस के लिए एक ही है कि जो प्रिवेंशन बताए जाएंगे वो प्रिवेंटिव मेजर्स एज इट इज फॉलो करने हैं, और कुछ उसमें गड़बड़ नहीं करनी है. अगर वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए तो फिर ट्रीटमेंट भी नहीं है उसके खिलाफ और वैक्सीन भी नहीं है. तो इसलिए ये और इसमें क्या है कि ट्रांसमिशन कैसे अवॉइड किया जाए. अब ब्रोकन स्क्रीन सरफेस या फिर ब्लड से वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली किसी के ब्लड के कांटेक्ट में वगैरह नहीं आना, ये उसका प्रिवेंटिव मेजर हो गया. WHO has approved री-इबोव एंटीजन रैपिड टेस्ट फॉर इबोला वायरस डिसीज. तो ये टेस्टिंग है कि कैसे पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट जैसे आते हैं तो टेस्ट कैसे समझे कि इबोला वायरस का इंफेक्शन हुआ है या नहीं, इसके लिए ये टेस्ट है. ओके, तो इबोला वायरस तक हमने 3 वायरस कर लिए, रोटा, जीका और इबोला. अब एक वायरस और कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, दैट इज मर्स. पिछले लेक्चर में एक बार हमने बोला था, अभी किसी को याद है कि जो कोविड है, मतलब 2 टाइप के वायरस होते हैं. तो कोविड जो अभी आया है कोविड-19, वो कौन से रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में जाता है? 2 टाइप्स है उनके. सार्स, वेरी गुड, करेक्ट, परफेक्ट, सार्स कोविड में जाता है. Middle East Respiratory Syndrome stands for Middle East Respiratory Syndrome virus. You may remember having heard of it last year or the year before. It was first seen in Saudi Arabia in 2012. It's a coronavirus, a family of viruses that usually cause common colds and that can infect both animals and people. It's a relative of SARS, the severe acute respiratory syndrome virus that swept around the world, infecting more than 8,000 people globally and killing 774 before it was stopped in 2004. So अभी अगर आपने देखा तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? कोरोना वायरस का स्प्रेड पहले हो चुका है और उसमें 8,000 people globally were
डेड और इन्फेक्टेड 8,000 इन्फेक्टेड है और 774 ओनली किल्ड है, जो कि डेथ्स एक दिन की थी। किसी एक पीरियड में, अप्रैल मई के पीरियड में वन डे डेथ नंबर वो 774 नाउ। वायरस का नाम तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो फिर वो सार्स ही आ रहा है और कोरोना वायरस भी बोल रहे हैं। तो ये क्या चेंज हो गया तब में और अब भी जो स्प्रेड हुआ उसमें क्या फर्क था? अभी हमने देखा कि तब जब हुआ तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स वहां पे 774 लिखे हैं और अप्रैल मई के पीरियड में हम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि 774 डेथ्स वर इन वन डे ओनली। तो क्या फर्क हो गया? वहां पे भी सार्स कोरोना वायरस ही लिखा है। व्हाट कैन बी द डिफरेंस? कुछ कहीं पे न्यूज में आपने सुना कि ये इतना ज्यादा इन्फेक्टिव क्यों है? इवन 12th के टेक्स्ट बुक में भी कोरोना वायरस का मेंशन है। एसएससी के 12th के टेक्स्ट बुक में भी कोरोना वायरस का नाम है। तो डिफरेंस क्या हो गया? मतलब अब भी डेथ रेट इतना बढ़ना और लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ना, ऐसा क्या हो गया उसमें अलग से जो तब नहीं था और अब हो गया? ऐसा कुछ सुना है आपने? ऐसा अदर स्ट्रेन ऑफ वायरस? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अदर स्ट्रेन ऑफ वायरस मतलब क्या कि जो वायरस का आरएनए सीक्वेंस है, जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है उसका, वो थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, उस जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और वो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। जो तब का कोरोना वायरस था, अगर उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखने जाए माइक्रोस्कोप के अंडर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, तो जो आज अभी मिल रहा है उससे और वो 2004 का, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। और ये जो बहुत बहुत सारा डिफरेंस पाया गया उसकी वजह से अभी के सिम्टम्स इतने ज्यादा है, डेथ रेट इतना ज्यादा है और इसलिए लॉकडाउन अभी करना पड़ा। 2004 में लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब कोरोना वायरस आके गया ये पता भी नहीं चला था किसी को। राइट? तो एक वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और अभी ऐसा भी बोला जाता है कि अभी यहाँ पे 3-4 टाइप्स प्रेजेंट है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। और एक को एक टाइप टाइप के स्ट्रेन ने अगर इन्फेक्ट किया तो उसमें सिम्टम्स कम नजर आते हैं या फिर दैट पेशेंट रिमेन्स असिम्टोमेटिक, और दूसरा जो है उसको दूसरा अगर कोई स्ट्रेन अफेक्ट करेगा तो वो स्ट्रेन के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। और इसलिए एक इंसान को, मतलब इसके इन्फेक्शन में भी इतने डिफरेंसेस है कि सिर्फ इन्फेक्शन हो गया है, इम्यूनिटी अच्छी है तो फाइट ऑफ कर दिया वायरस को और वो इंसान अच्छा हो गया। सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन स्ट्रेन ही इतना डेंजरस घुस गया है कि इम्यूनिटी होके भी फाइट ऑफ नहीं हो रहा इन्फेक्शन, तो भी वो इंसान ठीक नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से वैक्सीन आने में देरी लग रही है, क्योंकि 3-4 टाइप के अगर स्ट्रेन आपको मिल रहे हैं और अगर हम स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट वैक्सीन बना रहे हैं तो कौन से स्ट्रक्चर को सामने रख के हम वैक्सीन बनाएं? एक स्ट्रेन को सामने रख के वैक्सीन बना लिया और अगर दूसरे स्ट्रेन ने इन्फेक्ट कर लिया तो इंसान क्या बोलेगा कि मैंने तो 10,000 का वैक्सीन ले लिया था लेकिन फिर भी मुझे कोरोना वायरस हो गया, इसका मतलब वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए इट इज टेकिंग टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन कि उसका स्ट्रक्चर पहले देखो, उसका स्ट्रेन चेंज हो रहा है। मलेशिया में बीच में ऐसी एक न्यूज आई थी कि मलेशिया में पूरा का पूरा अलग टाइप का ही स्ट्रेन आ गया है जो और भी ज्यादा डेंजरस है। अब उसमें कुछ चीजें अब ऐसा हो रहा है कि कोई न्यूज सच्ची आती है, कोई न्यूज फेक होती है।
तो लेकिन मलेशिया का तो बहुत सारे चैनल्स में से, बहुत सारे रिसर्च पेपर में से भी मैंने पढ़ा है कि ऐसा मलेशिया में अलग टाइप का स्ट्रेन आइडेंटिफाई हो गया था। ओके, तो ये स्ट्रेन और म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। म्यूटेशन इज चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए और डीएनए, और जिसकी वजह से वायरस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और उसकी वजह से उसका स्ट्रेन आइदर बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है या थोड़ा कम इन्फेक्टिव है। ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। Okay. MERS can cause fever, cough, shortness of breath, diarrhea, body aches, nausea, and in the most serious cases, pneumonia and kidney failure, according to the US Centers for Disease Control and Prevention. If you can see, the symptoms are same. आपने देखा तो सिम्टम्स सारे सिमिलर लाइंस पे जा रहे हैं। जो अभी का कोरोना का है, सिम्टम्स वही है, कफ है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। Its incubation period is usually 5 to or 6 days, but people can be contagious for up to 14 days. Okay, so 14 days quarantine इसकी वजह से है। People can carry that disease or can carry that coronavirus for 14 days inside them. The virus kills by causing respiratory or kidney failure or septic shock, an infection that overwhelms the body's defenses. तो ये हो गया मर्स, MERS, मर्स कोरोना, इसके बारे में पढ़ लिया। अभी जो आया है वो सार्स कोरोना का फिर से एक इन्फेक्शन आया है, उसका एक आउटब्रेक हो गया है। ओके, सो अब थोड़ा सा एक ही वायरस रह गया है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। स्वाइन फ्लू, स्वाइन इन्फ्लुएंजा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस that infect the respiratory tract of pigs and result in nasal secretions, a barking cough, decreased appetite and listless behavior. Do you remember when this swine flu came? Swine flu का भी आउटब्रेक बहुत बड़ा हो गया था, तब भी बहुत ज्यादा उसके बारे में बोला जाता था कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लो। तब एक ऐसा 2-3 महीने का पीरियड आ गया था जब मास्क पहनना कंपलसरी किया था। डू यू रिमेंबर द ईयर इन विच स्वाइन फ्लू केम इन इंडिया? बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा होने लगी थी और फिर करेक्ट, वेरी गुड, 2009 में स्वाइन फ्लू के बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स आ गए थे कि उसके खिलाफ ऐसे मास्क पहनो, ये करो, वो करो, हाथ बार बार धो, जैसे कोरोना के लिए है वैसे ही उसके प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए थे। लेकिन तब लोगों ने इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। क्यों? स्वाइन फ्लू चला गया जल्दी से, उसका इफेक्ट जल्दी से कम हो गया, तो इसलिए लोगों ने फॉलो नहीं किया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना मास्क पहने घर से बाहर निकले, या फिर घर पे आने के बाद हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश, या फिर पूरे का नहाना, ये चीजें ना करें। अब ऐसी हिम्मत कोई नहीं रखता है। स्वाइन फ्लू के टाइम इतना ज्यादा नहीं हुआ। द वायरस स्प्रेड्स बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स that are released when a person coughs or sneezes. The droplets reach a distance of about 1 meter. These droplets remain suspended in the air for a short duration and then settle on a surface. The virus suspended in airborne droplets can infect a person if the person inhales the contaminated droplet. Same spread है। किसी ने छींकना, खांसना, इसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे उन ड्रॉपलेट्स में वायरस प्रेजेंट होगा। अगर वो ड्रॉपलेट्स इनहेल हो गए तो वो इंसान को डिसीज हो जाएगा। Common objects such as door handles, remote control, handrails, and computer keyboards can get contaminated with the virus when the droplet settles on these surfaces. If a person touches these surfaces and places the contaminated hands on their mouth or nose, he or she can get the infection. जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेम है स्वाइन फ्लू के लिए। अभी हम लोग कहीं पे भी दरवाजा, दुकान में कोई चीज, इन्हें हाथ लगाते हैं तो घर पे आके हाथ धोते हैं, वो जो चीज होती है वो सैनिटाइज कर लेते हैं। क्यों? ताकि वो चीज पे अगर किसी ने हाथ लगाया है और कोरोना वायरस उस पर बैठ गया हो तो उसे मारना है। स्वाइन फ्लू के वायरस का भी वैसा ही है। तो जो वायरस इसका सेम है, ये आपको याद रखने के लिए मैं बार बार कोरोना का बता रही हूँ, ताकि वो अभी चल रहा है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें हमें पता होती है, वरना वो आके गया 2004 में, किसी ने देखा भी नहीं। स्वाइन फ्लू 2009 में आ गया था, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये हमें याद भी नहीं है, लेकिन अब भी ये प्रिवेंटिव मेजर्स हमें बहुत अच्छे से याद है, पता है। तो इसलिए रिलेट करते जाइए ताकि जब एग्जाम लिखोगे वो रिलेशन में याद आ जाएगा।
Symptoms of swine flu are similar to most influenza infections, that is fever, cough, nasal secretion. ये सारे जो यूजुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उनके सिम्टम्स सेम ही होते जाते हैं. मतलब इन्फ्लुएंजा का हमारा नॉर्मल कोल्ड जो है वो, या फिर अभी कोरोना के जो सिम्टम्स है वो, ये एक ही चेन में आते हैं. Some patients also get nausea, vomiting and diarrhea. Some patients develop severe respiratory symptoms and need respiratory support, such as a ventilator to breathe for the patient. Patients can get pneumonia, bacterial secondary infection. आपने वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा था जिसमें ऐसा लिखा था कि कोरोना इज नॉट अ वायरस, इट इज अ बैक्टीरिया. किसी को आया था ये मैसेज? किसी को भी नहीं आया था. इतना तो स्प्रेड हो रहा था वो व्हाट्सएप पे मैसेज. नहीं, ओके, वेरी गुड. ऐसे कुछ मैसेजेस आपको नहीं आए, वो गलत ही था. कोरोना वायरस ही है, वो बैक्टीरिया नहीं है. लेकिन ये प्रॉब्लम था जिन्होंने आइसोलेट किया है, जो रिसर्च पेपर में एक्चुअल आया है वो ऐसा है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से इम्यूनिटी वीक होती गई, जिसकी वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और वो बैक्टीरिया डिटेक्ट हो गया. उसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना बैक्टीरिया है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से न्यूमोनिया हो गया और वो न्यूमोनिया की वजह से डेथ हो गई. कोरोना वायरस से डेथ डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्टली कोरोना वायरस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ. कोरोना वायरस आ गया, इम्यूनिटी वीक कर ली, इम्यूनिटी वीक हो जाने की वजह से बैक्टीरिया ने एंट्री कर ली, बैक्टीरिया ने एंट्री कर ली, उसने न्यूमोनिया कर लिया और इंसान मर गया. बैक्टीरिया का नाम है आपको न्यूमोनिया के लिए कौन सा है? दो है. हमने पहले लेक्चर में, पहले प्रेजेंटेशन में हेल्थ एंड डिसीजेस के एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ा था न्यूमोनिया के लिए. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट जीनस? किया है हमने, न्यूमोनिया के बारे में किया है. टाइफाइड के बारे में साल्मोनेला टाइफी किया था, और एस से स्टार्ट होने वाला न्यूमोनिया के बारे में भी हमने पढ़ा था. वेरी गुड, परफेक्ट. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, करेक्ट. तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वायरस है. तो ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कम हुई और उस इंसान में अगर स्ट्रेप्टोकोकस नॉर्मली नहीं जा पाता, और अगर जाता तो नहीं टिक पाता क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी थी, पर ये केस में क्या हुआ कि इम्यूनिटी कम हो गई थी, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से न्यूमोनिया हो गया. कोरोना वायरस भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इन्फेक्ट कर रहा है. तो अब एक वायरस है और एक बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैठे हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम कितना वर्कआउट करेगी? अगर वो एजेड है तो वैसे ही इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो इसकी वजह से डेथ हो गई. ओके, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन इज पॉसिबल इन दीज केसेस. Death often occurs from secondary bacterial infection of the lungs. Appropriate antibiotics need to be used in these patients. तो अभी ये चीज जो है सेम है फिर से. H1N1 swine flu virus is sensitive to the antiviral drugs Tamiflu and Relenza. These antiviral drugs are most effective when taken within 48 hours of the start of flu symptoms. ओके, तो अब ये जो है ये वैक्सीन नहीं है. Tamiflu, Relenza ये मेडिसिन है. वायरस ने एक बार इन्फेक्ट कर लिया है तो उसके खिलाफ वो वायरस को मारने के लिए टैमीफ्लू और रेलेंजा दिए जाते हैं. ओके, तो अभी H1N1 का भी वैक्सीन नहीं आया है उसका, लेकिन हमारे पास इलाज है. हम कैसे उसे फाइट ऑफ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल है. ओके, ये थोड़ा सा बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा डीप पार्ट है, लेकिन आपको ये पता है एंटीवायरल और एंटीबायोटिक इसमें क्या डिफरेंस है? एंटीवायरल और एंटीबायोटिक इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं? अगर है तो क्या है? पहले मुझे ये जवाब दीजिए कि ये दो अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? By chance, if you have heard anything about this, because it's interesting. एंटीवायरल जो है वो वायरस के खिलाफ होता है और एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के खिलाफ होता है.
ओके, तो जब वायरस ने इन्फेक्ट किया है और वायरस को मारना है तो एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं होता। एंटीबायोटिक क्यों दिए जाते हैं? अगर वायरस से इन्फेक्टेड है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए। अब जैसे कि कोरोना के केस में एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं, वो जो टैबलेट्स है उसमें एंटीबायोटिक भी है, तो वो एंटीबायोटिक वायरस को मारने के लिए नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वायरस गया है, एंटीबायोटिक दिया, मर गया, खत्म हो गया किस्सा। ऐसा नहीं है। वो एंटीबायोटिक वायरस को मारने के लिए नहीं दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है ताकि आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इसलिए यंगस्टर्स में ज्यादातर एंटीबायोटिक नहीं प्रेफर करते वो देना। अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ही वो देते हैं, वरना नहीं देते, क्योंकि इम्यूनिटी उतनी होती है कि वो फाइट ऑफ कर दे। ओल्ड एज में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है बट एंटीबायोटिक भी चालू है, तो एंटीबायोटिक क्यों चालू है? ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। इज इट क्लियर? तो जो वायरस ओरिजिनेटेड डिसीजेस है उनके लिए एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता। एंटीबायोटिक वायरस को मारने के लिए काम नहीं करता। एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और वो इम्यूनिटी कम होने के कारण जो नॉर्मल केस में अगर बैक्टीरिया से हमारा सामना हुआ तो वो इम्यून सिस्टम हमारी काम करेगी और वो बैक्टीरिया को मार देगी। लेकिन वायरस से इन्फेक्शन होने के कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, और वो कम इम्यूनिटी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें होना नहीं चाहिए। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर करके एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि अगर दोनों इन्फेक्शन एक साथ हो गए तो उनपे काबू पाना, उनका कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये बहुत सारे लोगों से अभी सुना ऐसा कि कोरोना वायरस को एंटीबायोटिक तो वैसे भी दे ही देते हैं, तो वायरस तो मर ही जाता होगा, तो ऐसा क्यों बोल रहे दवाई नहीं आई? तो दिस इज द रीजन दैट इट इज नॉट अ मेडिसिन। इट इज एंटीबायोटिक इज नॉट अ मेडिसिन फॉर वायरस, इट इज अ मेडिसिन फॉर बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? जो स्वाइन फ्लू के लिए दिए गए यहाँ पे जो दो नाम दिए हैं, टैमीफ्लू और रेलेंजा, ये एंटीवायरल है। मतलब ये स्वाइन फ्लू के वायरस को जाके मार रहे हैं, तो इनका यूज एंटीवायरल ड्रग्स में, इनकी कैटेगराइजेशन एंटीवायरल ड्रग्स में किया जाता है, एंड नॉट इन एंटीबायोटिक्स। ओके, परफेक्ट। तो अभी हमें छोटा टॉपिक कुछ कवर करने जैसा है, तो मैं देखती हूँ, एक ही मिनट। ओके, सो एक मुझे न्यूज़ में नई चीज़ एक मिली थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो करंट अफेयर्स का आपका टॉपिक होता है, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड विद जनरल साइंस, इसके लिए 22 अक्टूबर 2020, यानी इतना लेटेस्ट है। और वो चीज़ ऐसी है, एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फिलेरियासिस। फिलेरियासिस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो ये जो न्यूज़ है वो मुझे मिली थी, 22 अक्टूबर की न्यूज़ है। तो करंट अफेयर्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो अभी क्या चल रहा है, या फिर इस स्पैन में क्या आ गया था, कौन सी चीज़ें हुई थी, इसके बारे में। तो ये चीज़ अगर आपको ये आर्टिकल मिले, आई गेस इंडियन एक्सप्रेस में भी इसके बारे में था, तो एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आइए, ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और ये हेल्थ और डिसीजेस का टॉपिक हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि ऐसे डिसीजेस हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे लेक्चर में। आपको ढूंढते जाना है, कुछ नया मिले तो लेक्चर में बताते जाना है। मुझे कुछ नया मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, तो ये पर्टिकुलर एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आ जाइए अगले लेक्चर में, और जो आपको 5 लिस्ट बनानी है वो भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम ये और जो बीच के हफ्ते में जो कुछ नया होगा उसके बारे में थोड़ा हेल्थ एंड डिसीजेस के से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे। उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
Okay. So for now, thank you and bye.